नमस्कार दोस्तों। जो लास्ट वीडियो था वो हमारा सेपरेशन एनर्जी के बारे में था, न्यूक्लियर फिजिक्स के सीरीज़ में। तो सेपरेशन एनर्जी क्या होती है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर कुछ सेपरेट हो रहा है। ओके, अब क्योंकि हम न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियस की बात करते हैं तो या तो न्यूट्रॉन सेपरेट होगा या फिर प्रोटॉन सेपरेट होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके मेंबर्स क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोई न्यूक्लियस है ZX से। ओके, अब यहाँ पर न्यूट्रॉन को हमें अलग करना है, तो क्योंकि Z तो प्रोटॉन नंबर होता है तो A में से ही वैल्यू कम होगी जब न्यूट्रॉन निकलेगा, तो क्योंकि A जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें दोनों आते हैं। A मास नंबर है हमारा। तो यहाँ पर सेपरेशन एनर्जी हमने किस तरह से लिखी, यहाँ पर जो नीचे N है वो न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और S जो है न्यूट्रॉन के लिए सेपरेशन एनर्जी को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर सेपरेशन एनर्जी को याद रखने का सबसे पहला तरीका होगा प्रोडक्ट एनर्जी माइनस जो इनिशियल रिएक्टेंट एनर्जी है। ओके, अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हैं वो ZX A-1 है। हमने यहाँ पर mc² फॉर्म में लिखा है, जो मास एनर्जी रिलेशन था तो c² को बाहर रखा और मासेस हम कैसे लिख रहे हैं, mZA-1 प्लस mn माइनस रिएक्टेंट जो इनिशियल है हमारा ZA। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसा हमने बाइंडिंग एनर्जी में डिस्कस किया था, जब जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं वो बाइंड अप होते हैं, साथ आते हैं, जब ये न्यूट्रॉन इसके साथ आएगा तो इसे साथ आने के लिए कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए ZA वाली एनर्जी जो है वो माइनस हो रही है, क्योंकि कंबाइंड होने के लिए ही एनर्जी खर्च करनी पड़ी थी तो एनर्जी कम हो गई। ओके, इसी तरह से प्रोटॉन के लिए हुआ। यहाँ पर अब प्रोटॉन कम हो रहा है तो A में से तो कम हो ही रहा है, क्योंकि A में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आते हैं, बट वो Z में से भी होगा क्योंकि Z हमारा प्रोटॉन नंबर है। ओके, और इसी तरह से सेपरेशन एनर्जी क्या होगी प्रोटॉन के लिए, प्रोडक्ट्स की एनर्जी माइनस इनिशियल। सिंपल। अब हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं इसमें हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की सेपरेशन एनर्जी ले लेंगे। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 न्यूक्लियस लिखे हुए हैं। ओके, हम यहाँ पर सेपरेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे 20 कैल्शियम 42 के लिए। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए कैल्शियम 42, ये तो इसी की बात हो रही है। और नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम 41, चेंजेस हो रहे हैं, 42 था 41 हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, और पार्टिकल वही है, जो एटम है वो कैल्शियम ही है, बट यहाँ पर मास नंबर 42 से 41 हो गया है। दैट मीन्स न्यूट्रॉन कम हुआ है, क्योंकि एटम तो चेंज हुआ ही नहीं ना। और ये नेक्स्ट केस देखिए, यहाँ पर 19 के 41 मतलब पोटेशियम आ गया है, यहाँ पर भी नंबर कम हुआ है और ऊपर भी नंबर कम हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन कम हो गया है, यहाँ पर प्रोटॉन चला गया है, इसी कारण से तो एटम भी चेंज हो गया हमारा। गॉट इट, राइट। तो अब हम यहाँ पर जो है सेपरेशन एनर्जी फॉर प्रोटॉन भी देख सकते हैं और सेपरेशन एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें कैल्शियम 42 की, अब कैल्शियम 42 अगर जा रहा है कैल्शियम 41 में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कम हुआ है, जैसा हमने बात की थी, यहाँ पर न्यूट्रॉन चला गया है, क्योंकि 42 से 41 हो गया ना। अभी हमने लास्ट सेपरेशन एनर्जी को रिवाइज किया था जिसमें देखा तो था हमने, क्योंकि यहाँ पर ये तो 20 है, कैल्शियम का तो एटॉमिक नंबर 20 होता है ना। अब सेपरेशन एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन सेपरेट हो रहा है, तो सेपरेशन एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन कैसे आएगा, हमने क्या बात की थी, c² तो बाहर होगा। ओके, और यहाँ पर प्रोडक्ट माइनस इनिशियल, तो यहाँ पर 20 कैल्शियम 41 के लिए हमारे पास मास क्या है, 40.962278, राइट। फिर न्यूट्रॉन का क्या है, 1.0087। ओके, अब माइनस क्या होगा, इनिशियल 20 कैल्शियम 42, इसका क्या है, माइनस 41.958622। सिंपल, अब बस इसे कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। हमने क्या बात की थी,
एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास एनर्जी रिलेशन से mc²। ओके, और फिर सेपरेशन एनर्जी के केस में हमने क्या बात की थी, प्रोडक्ट माइनस इनिशियल। तो प्रोडक्ट्स की लिख लिया हमने मास माइनस इनिशियल और c² से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो जो सेपरेशन एनर्जी आएगी न्यूट्रॉन के लिए वो क्या आएगी, 11.503 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सबसे पहली बात तो एनर्जी की बात आती है तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आपको शो करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और यहाँ पर चेंज करने का जो तरीका था हमने क्या डिस्कस किया था, 1 AMU इक्वल होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c²। तो यहाँ उससे चेंज कर लीजिएगा। ओके, 1 AMU इक्वल्स टू दिस वैल्यू। और कन्वर्ट करने के लिए जैसे इसे चेंज कर लेंगे, यहाँ पर AMU में यूनिट आएगी, पहले उसे इस तरह से कन्वर्ट करना है। c² तो यहाँ पर आई जाएगी, AMU इंटू c² में आएगी और 931 से मल्टीप्लाई करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, राइट, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया है। अब सेपरेशन एनर्जी फॉर प्रोटॉन देख लेते हैं हम। तो उसे देखने के लिए पहले तो आपको ये इक्वेशन बतानी पड़ेगी कि कहाँ प्रोटॉन अलग हुआ है। तो इक्वेशन क्या होगी, जैसे कैल्शियम 42 है, ओके, 20 कैल्शियम 42, ये प्रोटॉन अलग हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर नंबर चेंज होगा क्योंकि ये भी प्रोटॉन नंबर है। ऑल राइट, तो ये 19 हो जाएगा। अब 19 किसका एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है पोटेशियम का। पोटेशियम के बाद कैल्शियम आता है। ओके, 19 के, और यहाँ पर भी ये भी कम होगा क्योंकि प्रोटॉन अलग हुआ है तो प्रोटॉन इसमें भी काउंट होता है। तो क्या हो जाएगा, 41, राइट। अब सेपरेशन एनर्जी फॉर प्रोटॉन हमने पहले भी डिस्कस किया था। पहली बात तो मास एनर्जी रिलेशन से एनर्जी का फॉर्मूला था mc², राइट। और यहाँ पर वही ये दोनों अलग अलग पार्टिकल से इन्हें कंबाइन होने के बाद में कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ी, राइट। तो एनर्जी इनकी ज़्यादा होगी। हम यहाँ पर मासेस लिखेंगे, ब्रैकेट में मास लिख रहे हैं और ये c² से मल्टीप्लाई किया तो mc² हो जाएगा। तो प्रोडक्ट माइनस इनिशियल, प्रोडक्ट 19 के 41 के लिए मास देखिए आप 40.961825 प्लस प्रोटॉन के लिए देखिए, तो प्रोटॉन क्या है, हाइड्रोजन है, उसके पास एक प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो गई 1.0078। समझ में आया, मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है 1H1, ठीक है। तो उसके पास एक प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। दैट मीन्स ये प्रोटॉन का ही होगा ओनली मास। माइनस इनिशियल का माइनस करना है हमें, वो क्या है 41.958622। अब इसे सॉल्व करते हैं ओवरऑल तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 243 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, उसी तरह से चेंज कर लेना है, यहाँ पर AMU इंटू c² में वैल्यू आएगी, इस स्टैंडर्ड वैल्यू को यूज़ करके चेंज कर लेना है क्योंकि सेपरेशन एनर्जी, कोई भी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। ओके, तो इस तरह से वैल्यू सेपरेशन एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए हमने एक ही क्वेश्चन में देख ली, एक ही एटम के लिए कैलकुलेट की। अब हम नेक्स्ट जो है बाइंडिंग एनर्जी को डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो अभी तक हमने जो है एनर्जी के बारे में डिस्कस किया ही, बाइंडिंग एनर्जी भी हमने देखी थी क्या होती है, बट अब हम बाइंडिंग एनर्जी का जो वेरिएशन होता है मास नंबर के साथ वो डिस्कस करेंगे। अब पहले तो ये समझने वाली बात है कि हम बाइंडिंग एनर्जी का मास नंबर के साथ में वेरिएशन क्यों स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए, बाइंडिंग एनर्जी जो है हमने अभी तक अलग अलग हम एटम के लिए डिस्कस की, तो कुछ जो एटम नंबर था वो सबके लिए डिफरेंट था। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक मास नंबर है, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर जो है हमारा A, वो चेंज होता है, वो बढ़ता जाता है। तो किस तरह से बाइंडिंग एनर्जी वेरिएशन करती है उसका एक स्टैंडर्ड कर्व है, ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंटिकली प्रूव किया गया है। अब ये जो स्टैंडर्ड कर्व आता है, पहले हम एक्स और वाई एक्सिस समझ लेते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्योंकि हम ए के साथ में वेरिएशन देख रहे हैं तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर तो मास नंबर को लिया गया है और जो वाई एक्सिस है वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी एवरेज ली गई है। बाइंडिंग एनर्जी को जो है हम डिनोट करते हैं बी से, ठीक है। और एवरेज का मीनिंग क्या है, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर,
ये एवरेज होगी। ओके, वाई एक्सिस पर हम वो ले रहे हैं, ये स्टैंडर्ड प्रूव्ड है, राइट। अब यहाँ जो ये कर्व आता है वो किस तरह से आता है, अब आप समझिए ये ग्राफ में क्या होता है। देखिए जब ए की वैल्यू कम है, यहाँ ज़ीरो है, ठीक है, तो जब ए की वैल्यू कम है, 20 से कम है, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ओके, फिर 20 से 60 के बीच में ये कांस्टेंट हो गया। ओके, एक फ्लैट लाइन आ गई है बाइंडिंग एनर्जी एवरेज की, और फिर 60 के बाद में जैसे हायर मास नंबर पर हम गए तो ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया अब्रप्टली। ओके, अब यहाँ पर हमें ये जो कर्व है इसमें ये जो वेरिएशंस हैं इन्हें समझना है। अब आप देखिए यहाँ पर जो ये हायर नोड्स है ना, जब वैल्यूज ज़्यादा है, इसका मीनिंग क्या है, जो लोअर वैल्यूज में मास नंबर 4 का मल्टीपल है, जैसे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। ओके, तो 4 8 12 16 20 4 के मल्टीपल्स हैं ये सब मास नंबर। तो इनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी एवरेज की वैल्यू है वो अपने पास वाले एटम से ज़्यादा है। ओके, यहाँ पर जो ये हायर नोड आ रहा है ना, उसका यही मीनिंग है यहाँ पर वेरिएशन समझाने का। तो यहाँ ग्राफ के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पोर्शन है इसमें बाइंडिंग एवरेज जो है वो है ए के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, और यहाँ 20 से 60 के बीच में क्या हो रहा है, हमारा जो बाइंडिंग एवरेज है वो है कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट है, राइट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 60 से आगे मतलब हायर ए वैल्यूज़ के लिए, हायर मास नंबर वैल्यूज़ के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी एवरेज है ना वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो फर्स्ट का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी भी हमारी इंक्रीज हो रही है। ओके, कंटिन्यूसली, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर डिक्रीज हो गई, राइट। और ये हमारा ग्राफ किस बेसिस पर आया है, ये जो ग्राफ है हमारा ये है अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर फोर्स। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी हमने यहाँ पर लिखी है, क्या हो गई, बी ए बी जी से शो कर रहे हैं इसे, और ये क्या हो गई, बी अपॉन ए। ओके, बी की जगह हम बाइंडिंग एनर्जी बी ई भी लिख सकते हैं, सो इसका मीनिंग यही है। या फिर हम क्या कह सकते हैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी को, ये जो हमने लिखा कि दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, राइट। क्योंकि न्यूक्लियन क्या है, न्यूक्लियन जो है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये जो न्यूक्लियस में इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इन्हें ही तो हम न्यूक्लियन कहते हैं ना कंबाइंडली। तो और कंबाइंडली ए में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आते हैं, राइट। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये हमारी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी एवरेज। अब ये कर्व तो हमने पढ़ लिया बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। ओके, वो भी आपको नोट डाउन करनी है, याद रखने की ज़रूरत नहीं, उसे हम समझेंगे। तो सबसे पहला फीचर क्या है इस कर्व का, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है वो हैवी न्यूक्लियाई। हैवी न्यूक्लियाई का क्या मीनिंग है कि ए जो है मान लीजिए 200 के आसपास है, जो ए की वैल्यू है ना वो 200 के आसपास है, तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन से ज़्यादा होती है, उस वैल्यू से ऊपर होगी। तो कैसे रिप्रेजेंट किया हमने, अबव से मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ए की वैल्यू 200 के इक्वल, मतलब इस वैल्यू का क्या मीनिंग है कि हैवी है न्यूक्लियाई हमारा, राइट। तो उसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन से ज़्यादा होगी। अब बाइंडिंग एनर्जी स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए क्या होगी, यही वैल्यू जो है एवरेज वैल्यू, एक होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन से ज़्यादा। अब ये किसके लिए होती है, ये होती है स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए। तो अब आप बोलेंगे कि जो हैवी न्यूक्लियाई है उसके लिए तो वैल्यू ये कम है,
और जो स्टेबल न्यूक्लियाई है उसके लिए ये वैल्यू ज़्यादा हो गई है। ठीक है, कंपेयर करें तो हम यहाँ पर ये वैल्यू ज़्यादा क्यों है, यहाँ पर स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए वैल्यू ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आप खुद सोचिए, जो स्टेबल होगा मतलब कि वो उस कंडीशन में रह सकता है, तो उसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। और यहाँ पर हैवी न्यूक्लियाई क्या है, क्योंकि वो ऑलरेडी हैवी है तो वो कम वेट में आना चाहता है। ठीक है, इसके लिए उसके लिए ये एनर्जी की वैल्यू कम है, एनर्जी कम खर्च करनी पड़ रही है। बट जो स्टेबल न्यूक्लियाई है ना, जो ऑलरेडी स्टेबल है, जो कुछ नहीं होना चाहता, जो ना कम होना चाहता है ना जो ज़्यादा होना चाहता है, जो जैसा है वो वैसे ही रहना चाहता है, तो उसके लिए तो हमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। राइट, कहने का मीनिंग क्या है, जो स्टेबल है, जो इंसान बदलना ही नहीं चाहता, उसको मोटिवेट करने के लिए आपको ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, ज़्यादा समझाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। और यहाँ ये हैवी न्यूक्लियाई है, इतना भर गया है ये। जब किसी भी चीज़ में आप कोई भी कार्टून है उसमें आप चीज़ें डालते हैं, तो आपने उसको एक्सेस एक लिमिट से ज़्यादा जो है भर दिया है, तो उसके बाद क्या होता है, वो टूटना चाहता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कमी, और अगर आप नहीं भी तोड़ेंगे तो वो खुद ब खुद टूट जाएगा, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट है ना सहन करने की। तो यहाँ पर क्या है, हमें कम एनर्जी लगानी पड़ रही है हैवी न्यूक्लियाई को तोड़ने के लिए भी। तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी जो है पर न्यूक्लियॉन वो इस स्टेबल न्यूक्लियाई के कंपैरिजन में कम है। अब आप बोलेंगे हमने हैवी न्यूक्लियाई के लिए स्टडी कर लिया, कैसे वैल्यू होगी, स्टेबल के लिए कर लिया कितनी होगी, बट ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये मैक्सिमम किसके लिए होती है, ये होती है आयरन के लिए। ये आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसके लिए सबसे ज़्यादा होती है, आयरन के लिए, Fe के लिए। अब जो हमारा ये बाइंडिंग एनर्जी का कर्व है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्यों यूज़फुल है। ठीक है, इस कर्व से हम क्या समझा सकते हैं, तो इस कर्व से हम समझा सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन को समझा सकते हैं। राइट, सो ये जो कर्व है ना, एनर्जी को जो है वो समझाता है किस तरह से वहाँ पर एनर्जी जो है वो निकलती है, एनर्जी वहाँ पर रिड्यूस होती है। अब एक प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पर समझी थी कि यहाँ पर जो 4 के मल्टीपल्स है मास नंबर, उनकी एनर्जी जो है अपने आसपास वालों से ज़्यादा है। ये नोड्स पर आ रहे हैं, जो यहाँ जैसे हीलियम 4 है यहाँ पर, ये इस नोड पर है। ठीक है, बेरिलियम 8 जो है वो यहाँ पर इस नोड पे है, तो इनकी एनर्जी जो अपने आसपास वालों से ज़्यादा है। इस प्रॉपर्टी को हम कैसे लिखते हैं, लाइट न्यूक्लियाई, क्योंकि 20 से कम था जो मास नंबर था, तो वहाँ पर जिनका मास नंबर ए 4 के मल्टीपल्स में होगा, जहाँ एन की वैल्यू 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन है, तो उनके लिए जो बी अपॉन ए होगी ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये ज़्यादा होगी नेबर न्यूक्लियाई से। राइट, तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी का कर्व हमने डिस्कस किया, और इसकी ये 5 फीचर्स है जो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर ये 4th पॉइंट जो लिखा ना, कि ये कर्व हमें फ्यूजन और फिजन को समझने में मदद करता है, कि यहाँ पर किस तरह से एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो उसका हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी किस तरह से हमारी उस प्रॉब्लम को दूर करती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फिजन रिएक्शन है, फिजन मतलब एटम का टूटना। ठीक है, तो ये एटम था जो कि टूटा दूसरे y1 और y2 एटम्स में, और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हो गई। ओके, अब इस रिलीज्ड एनर्जी को किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर जो है बाइंडिंग एनर्जी एवरेज, इस कर्व से ही तो हमें समझ में आ रहा था ना ये जो 4th पॉइंट है। तो अब यहाँ पर देखिए बाइंडिंग एनर्जी एवरेज जो है ZX है, इस रिएक्टेंट के लिए EB कंसिडर कर रहे हैं। फिर इसके लिए क्या अज्यूम कर ली, EB1, और ये जो Z2 वाला पार्टिकल है जो एटम है, उसके लिए हम क्या कर लेंगे, EB2। ओके, ये हम लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेट कैसे होती है, दैट इज द नेक्स्ट थिंग। हमें कैलकुलेट क्या करना है, रिलीज्ड एनर्जी। क्यों यहाँ पर क्या है, वो रिलीज्ड एनर्जी है। अब यहाँ जो ये इक्वेशन है, इसे हम मासेस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि ये जो एटम है रिएक्टेंट, इसका मास इन दोनों के मास के एडिशन के इक्वल है। उसके अलावा जो एनर्जी निकलेगी उसमें, वो इन इक्वेशंस में कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पर हमने कैसे लिखा है, ZX की एनर्जी को ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस AEB। यहाँ पर A से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इसकी जो एवरेज एनर्जी थी वो EB थी, अब A से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगी, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो गई। अब ये इक्वल किसके होगी, हम इसके लिए एनर्जी लिख ले
और इसके लिए और देन Q। आप देखिए Z1 वाले पार्टिकल के लिए हमने ये एनर्जी लिख ली और Z2 वाले के लिए हम लिख रहे हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही मास नंबर से मल्टीप्लाई होकर बाइंडिंग एनर्जी, राइट। तो ये पूरी एनर्जी आ गई एंड देन प्लस Q। ठीक है, यहाँ पर 3 टर्म्स है और ये एक इसके इक्वल है जो इनिशियल था हमारा। अब आप देखिए मैंने आपको एक बात बोली कि जो इनिशियल का मास है वो इन दोनों जो प्रोडक्ट्स निकले हैं इनके मासेस के एडिशन के इक्वल है। तो इनके मासेस क्या है, Z1 MP A1 माइनस Z1 M1 प्लस Z2 MP A2 माइनस Z2 MN, और ये तो एनर्जी एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन क्या हो गया, वो इस मास के इक्वल हो जाएगा। कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो मास है और ये जो मास है ये मिलकर के इन दोनों के मासेस इसको दे रहे हैं, मतलब ये दे रहे हैं, राइट। तो ये कैंसिल हो जाता है ये दोनों जुड़ करके, और ये इसके इक्वल हो गए तो ये कैंसिल हो गए, इक्वल में है। कहने का मीनिंग क्या है कि जो रिलीज्ड एनर्जी है ना Q, वो हमारे पास में क्या आई है, प्रोडक्ट्स की माइनस इनिशियल की। तो बेसिकली ये तीनों जो है आपको याद रखने हैं। कहने का मीनिंग क्या है, हम सेपरेशन एनर्जी में तो यही कर रहे थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो एनर्जी जब लेनी है तब तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करना है, और जब मास लेना है तब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस करना है, उल्टा हो जाएगा, राइट। इस इक्वेशन का मीनिंग समझना है तो क्या है कि इसका जो मास है ZMP प्लस A माइनस ZMN, न्यूक्लियॉन का जो मास है इन दोनों के मासेस के एडिशन के बराबर। यहाँ पर बीच में प्लस है ना, तो ये तो फर्स्ट वाले का है और ये सेकंड वाले का है। तो ये इस इक्वेशन का हमारे लिए मीनिंग समझाने वाली बात है, राइट। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।